नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योर सेल्फ में। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि संविधान सभा के बारे में थोड़े से महत्वपूर्ण जो पॉइंट ऑफ हो सकते हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, वो देखा था। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने ये भी देखा था कि जो कुछ गवर्नर्स होते हैं, बार बार एग्जाम में क्या होता है, उनसे रिलेटेड वायसराय कब भारत के बंगाल के बने, कब भारत के वो बने गवर्नर जनरल, ऐसे क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में जो 28 तारीख या 29 को पेट होने वाला है, आप देखेंगे कि उसमें भी ये क्वेश्चंस क्या होंगे, रिपीट होंगे। ठीक है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, इन्हीं सब चीज़ों में से बार बार करके वो क्या होता है, पूछा जाता रहता है। फिर हमने देखा था संविधान सभा के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। आज के वाले लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि अंतरिम सरकार, मतलब ये जो थोड़ा सा ये पोर्शन था, ये लास्ट लेक्चर का ही था जो छूट गया था, इसमें क्या करना है, थोड़ा सा आपको बताना था। फिर आज ही हम स्टार्ट करेंगे, नया पॉइंट है, वो क्या है, संविधान का स्रोत। ठीक है, मतलब सारे संविधान की जो चीज़ें हैं, संविधान वाली चीज़ें, वो कहाँ से आई हैं, किस देशों से लिया गया है, वो एक एक करके आज हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं अंतरिम सरकार स्टार्टिंग में क्या हुआ। जब कैबिनेट मीटिंग हुई तो सत्ता स्थानांतरण की बात हुई, अंग्रेज जाने लगे धीरे धीरे। तो ऐसा तो था नहीं कि एक दिन क्या हुआ, दुकान डलिया सब बंद किया और क्या हुआ, झोला उठाए और चल दिए, ऐसा तो था नहीं। उन्होंने क्या किया, सत्ता को धीरे धीरे स्थानांतरित किया, मतलब धीरे धीरे सत्ता को क्या किया, हस्तांतरण किया। ठीक है, हस्तांतरण का मतलब है कि खुद से शासन वाली चीज़ों को छोड़कर धीरे धीरे भारतीयों को देने लगे। ठीक है, अब ऐसा तो था नहीं कि सबको अचानक से क्या किया कि बिना, अब आदमी, किसी भी आदमी को क्या होता है, जैसे होता है किसी भी जो ट्रेंड नहीं है किसी चीज़ के लिए, या फिर आपने गांव देहात में अपने आसपास देखा ही होगा, जब कोई ऐसा आदमी जिसके पास क्या होता है, वो क्षमता, वो काबिलियत नहीं होती है पैसा संभालने की, अचानक से उसके पास पैसा आ जाता है तो क्या होता है, जब ढेर सारा पैसा अचानक से उसके पास आएगा तो होता ये है कि वो पहले अपने साथ क्या करेगा, उल्टी सीधी हरकतें करेगा। जैसे फालतू के सामान खरीदेगा, गाड़ी मोटर जो भी उसको खरीदना हो, कार वगैरह, ऐसे फालतू सामान लेके, उल जलूल चीज़ें लेके क्या करेगा, अपने पैसे को क्या करेगा, ख़राब करेगा, बर्बाद करेगा। ठीक है, वैसे ही क्या हुआ, जो सत्ता हस्तांतरण थी उसके लिए क्या होता था, अगर अचानक से ऐसे इंडियंस को दे दिया जाता जिनको कभी भी सत्ता या शासन चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो क्या होती, चीज़ें बहुत ख़राब होती। और वैसे भी उधर आप जानेंगे कि चाइना उधर पावरफुल था, इधर है ना, और भी बड़ी बड़ी यूरोपीय शक्तियाँ थी जो क्या होती, भारत पर घात लगाए बैठी हुई थी। और आपकी चाइना तो वैसे ही बड़ा सा पहला सा थ्रेट पहले भी था और आज भी थ्रेट बना हुआ है। तो होता क्या है कि जो धीरे धीरे एक पहले रूपरेखा बनाई जाती है ना, अगर आपने कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ा होगा, जो कि अगर मैं आगे पढ़ाऊँगा ही थोड़ा थोड़ा करके मॉडर्न हिस्ट्री में, तो वो क्या होता है कि कैबिनेट मिशन में क्या होता है, एक अंतरिम सरकार, निर्णय लिया जाता है कि अब एक अंतरिम सरकार बनेगी। अंतरिम सरकार का मतलब अभी चुनाव नहीं होगा, एक हम प्रॉपर एक क्या करेंगे, एक डेमो वाली सरकार समझ सकते हो ना, कि डेमो बना के पहले एक तंत्र बना के आपको देंगे। तो एक अंतरिम सरकार बनाई गई, वो भी कब, आपको याद रखना होगा ये डेट 26 अक्टूबर 1946। याद रखना, ये 46 है। 46 इसलिए बताया कि आज़ादी के पहले अभी सत्ता मतलब हस्तांतरण दिया जा, मतलब पावर ट्रांसफ़र मतलब की जा रही थी। तो पावर ट्रांसफ़र अभी मतलब आज़ाद नहीं हुए थे, बस धीरे धीरे उनको क्या करेंगे, एक होता नहीं हैबिट में डाल रहे थे कि भाई आप ये सब करना सीखो। तो धीरे धीरे जब अंतरिम सरकार पहली बनती है, तो वो अंतरिम सरकार कब बनती है, 26 अक्टूबर 1946। 46 इसलिए याद रखना अंतरिम सरकार के लिए, क्योंकि अभी हमने पूर्ण रूप से अपने ऊपर डिपेंड नहीं हुए थे, हम लोग धीरे धीरे क्या कर रहे थे, वो पावर ट्रांसफ़र अपने पास कर रहे थे। तो उसके लिए प्रॉपर एक रूपरेखा पहले बनाई गई, ठीक है, अंतरिम सरकार की, कि ये सरकार कैसी होनी चाहिए, कैसा होता है। हमको एक तरह से कह सकते हैं डेमो ड्रिल, समझते हैं ड्रिल, जैसे कभी भी आप देखिए कोई भी एनएसजी वगैरह, कमांडो वगैरह होते हैं, या कोई पुलिस वगैरह होती है, बीच बीच में या फिर कोई एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज होती है ना, एक्सरसाइज को बोलते हैं कि वो एक अभ्यास होता है। तो वैसे ही आप समझ सकते हैं कि ये एक तरह से क्या था, एक अभ्यास, एक ड्रिल था, जिसमें क्या थी, उनको एक पावर क्या हुआ था, पावर को ट्रांसफ़र किया जा रहा था। ठीक है, और ये मतलब ऐसा था कि सबसे पहले क्या हुआ कि आपको डेट याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 26 अक्टूबर 1946। अगर आप 1946 याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाल फिलहाल में अब क्या हुआ है ना कि एग्जाम में वो क्या करता है, डेट वाइज भी क्वेश्चन डाल देते हैं। 1946 सब में कॉमन कर देगा, उसके बाद देगा 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, या फिर 26 नवंबर, 26 दिसंबर, 26 अक्टूबर, 26 सितंबर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी अब आने लगे हाल फिलहाल में। अभी जब आपको 28 तारीख को पेट होगा तो आप देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन की क्या होंगी। आजकल कहीं ना कहीं थोड़ी सी क्या होता है, लेवल बढ़ाने के लिए ऐसे क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। ठीक है, अभी क्या होता है, हम आते हैं मंत्री और मंत्रालय। भाई उस समय अगर सरकार पावर ट्रांसफ़र हो रही थी तो कुछ विभाग बने होंगे, और कुछ विभाग बने होंगे तो वो विभाग क्या होंगे, उसके मंत्री भी रहे होंगे, है ना। तो आइए इसी कड़ी में ये सारी चीज़ें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले
जवाहरलाल नेहरू, आप जानते हैं कि बहुत अच्छा चेहरा था, बहुत जाना माना, मतलब जाना माना, और सबसे बड़ी बात पढ़े लिखे थे, है ना। तो ये लोग क्या थे, इनको क्या कौन सा मंत्रालय मिला था, विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधी मामले। विदेश मंत्रालय की मतलब ये अंतरिम सरकार में ये कैसे मंत्री थे कि विदेशी मामलों को क्या करते थे, हैंडल करते थे, साथ ही साथ राष्ट्रमंडल में क्या संबंधी मामले, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है सारे लोग, सारे राष्ट्रों के प्रतिनिधि जाते थे, वहाँ के भी संबंधी ये मामले जवाहरलाल नेहरू देखते थे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वल्लभ भाई पटेल, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको सूचना एवं प्रसारण तथा गृह मंत्रालय दिया गया था, होम मिनिस्टर, या जो अभी अमित शाह हैं, है ना, होम मिनिस्टर, वैसे ही क्या था उस समय क्या होता है, वल्लभ भाई पटेल थे सूचना एवं प्रसारण मंत्री, ठीक है ना। ये आप आज से और करंट से आप जोड़ के पढ़ेंगे तो आपको नई नई चीज़ें पता लगती रहेंगी। फिर आते हैं सी राजगोपालाचारी, इनके बारे में तो आपने अक्सर नाम सुना ही होगा, है ना। ये कैसे थे, शिक्षा के बारे में थोड़ा पढ़े लिखे आदमी थे, तो इनको क्या हुआ था, शिक्षा मंत्रालय सौंपा गया था, ठीक है। फिर आते हैं लियाकत अली, है ना, लियाकत अली, इनको दिया जाता है क्या, वित्त मंत्रालय, ठीक है। अभी क्या होगा, अभी आपको ये सब आना चाहिए क्योंकि ऐसे पूछेगा अंतरिम सरकार में वित्त मंत्रालय में मंत्री, मतलब वित्त मंत्री कौन था, तो लियाकत अली, जोगेंद्र नाथ मंडल, सी राजगोपालाचारी, ऐसे क्या आता है ऑप्शन उसमें डाल देता है, ठीक है। फिर आपको वो सही करना होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट मंत्री थे जोगेंद्र नाथ मंडल, इनको विधि मंत्रालय बनाया गया था, है ना। विधि मतलब कैसे शासन हो, कैसा रूल करना है, क्या क्या नियम कानून होना चाहिए, वो सब चीज़ें क्या हुआ था, जोगेंद्र नाथ मंडल ने देखा था, ठीक है। याद रखिएगा, अजीब सा नाम है इस वजह से। अगला था अब्दुल रब निस्तर, ये क्या थे, रेल मंत्रालय में थे। अब्दुल रब निस्तर को क्या मिला था, रेल मंत्रालय मिला था, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया गया था कि बोले एक काम करो, आप अच्छे खासे आदमी हो, आप करिए कृषि वाला काम, आप देखिए थोड़ा सा खाने पीने का जो कमी वमी ना हो। फिर आते हैं डॉक्टर CH भाभा, इनको मिला था कार्य खनन एवं शक्ति संबंधित। अगर आपको याद होगा तो CH भाभा, एक होमी जहांगीर भाभा पर भी क्या वेब सीरीज आई थी रॉकेट बयासुर की, आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा उससे। तो इन्होंने कार्य हो गया, खनन हो गया, ठीक है, कहीं से कोई मटेरियल निकालना है, लौह खनिज, ये सब, और साथ ही साथ शक्ति कैसे जनरेट किया जाए पावर को, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के लिए चाहे और भी चीज़ों के लिए, वो क्या था, CH भाभा को इसका क्या हुआ था, मंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं बलदेव सिंह, ये एग्जाम में पूछा गया है। बलदेव सिंह उस समय क्या थे, हमारे रक्षा मंत्री थी, मतलब मंत्री मारे यार क्या बोल रहा हूँ, मंत्री थे, है ना। बलदेव सिंह क्या थे, रक्षा मंत्री थे। और लास्ट में आई चुंदरीगर, ये कौन थे, वाणिज्य मंत्रालय थे। तो ये आई होप आपको ये सारे डाटा आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार क्या होता है, बार बार इसको क्या करते हैं एग्जाम में रिपीट पे पूछते रहते हैं। जैसे आपने गाना सुना होगा, कोई फेवरेट गाना आप रिपीट पे सुनते हैं, या फिर आप ऐसे समझिए जैसे शादी ब्याह में क्या होता है, आज मेरे यार की शादी है, ये गाना क्या होता है, जहाँ से नाचना स्टार्ट करते हैं दुल्हन के घर तक पहुँचने तक, ये गाना कहीं ना कहीं बीच में एक ड्यूरेशन में बज ही जाता है। तो वैसे ये सारे पॉइंट्स क्या होता है ना, एग्जाम के किसी न किसी एग्जाम में घुमा फिरा के आ ही जाते हैं। तो चलिए आज ही हम स्टार्ट करने वाले हैं संविधान का स्रोत, है ना। संविधान का स्रोत, जब ये सब चीज़ें हो गई, संविधान बन गया, ये अंतरिम सरकार बन गई, तो उन्होंने कहा कि देखिए आपने अंतरिम सरकार बना ली, बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे आप क्या कर रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं। अच्छा, उन चीज़ों को सीखने के लिए ऐसे तो आप हवा में नहीं कर सकते, है ना, फिर मोनोराकी आ जाएगी, फिर से राजतंत्र आ जाएगा। अगर आप डेमोक्रेसी चाहते हैं तो आपके पास एक रूल बुक होनी चाहिए, आपके पास एक नियम कानून के क्या होना चाहिए, आपके पास एक संविधान होना चाहिए, जिसको आप क्या करें, फॉलो करते रहें, मतलब सालों साल या फिर दशकों तक आप क्या करते हैं, इस पर अपने शासन को चलाते रहें। तो इसके लिए क्या हुआ, बोले कि ठीक क्या कर सकते हैं, उन्होंने बोला कि एक काम करिए, आप संविधान बनाइए। संविधान ऐसा जो उसमें क्या हो, सारे नियम कानून लिखे हों, हर चीज़, हर मामले के बारे में उसमें सारी चीज़ें लिखी रहें। बाद में जैसे जैसे टाइम और जनरेशन चेंज होगा, वैसे वैसे उसमें क्या होंगे, धीरे धीरे सुधार करते जाएंगे, है ना। यही तो होता है, जैसे आपने देखा होगा सबसे पहले फ़ोन का आया था तो क्या होता था, पहले वो आया था नोकिया 3310, छोटा सा था, है ना, आता था। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे हमको ज़रूरत पड़ी कि भाई ये थोड़ा सा अजीब सा मॉडल लग रहा है, थोड़ा सा और इम्प्रूव करो, फिर और उससे बड़े हो गए, 3610 आने लगे, बड़े से स्क्रीन में वो गेम वेम खेलने वाला अच्छा सा सिस्टम, और अपग्रेड हुआ तो टच स्क्रीन आ गई, है ना, और अपग्रेड हुआ तो क्या उसमें सुधार किए गए, तो अब क्या है, अब तो सब मोड़ तोड़ दो, है ना, फोल्डिंग वाले भी फ़ोन आ रहे हैं। और आगे हो सकता है ऐसे भी फ़ोन आए कि कुछ ऐसा डिवाइस हो, या फिर फ़ोन में ही, या आपकी घड़ी में ही इनबिल्ट कर दे कि यहाँ से दबाने पे स्क्रीन क्या हो, ऐसे जैसे आपने आयरन मैन में देखा होगा कि वो जारविस ऐसे पूरा हवा में आ जाता है ना, ऐसे आ जाए। हो सकता है आगे चल के ये टेक्नोलॉजी भी आ जाए, ठीक है। तो ऐसे ही ये था कि संविधान का जो स्रोत था वो बोला गया कि देखिए संविधान, हम भारत अभी नए नए आज़ाद हुए हैं, तो हमको कहीं एक ही चीज़ों में बंधना नहीं है ना, कि एक ही जगह पर सारी चीज़ों को क्या करें, एक ही कोई ऐसा बन के क्या करें, उसको फॉलो करें, है ना। हमको क्या करना होगा, पूरे विश्व में, है ना, पूरे विश्व में जहाँ भी अच्छाई है,
जहाँ भी कोई अच्छा रूल है, जहाँ भी कोई चीज़ें अच्छी हैं, उसको क्या करना चाहिए, अपने संविधान में क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट होता है संविधान बनाने का, तब यहाँ से गढ़ा जाता है संविधान स्वरूप की क्या होती है, संविधान के स्रोत या संविधान के स्वरूप का क्या होता है, एक भूमिका बनाई जाती है। संविधान ऐसे ही नहीं बन गया, बहुत मेहनत लगी थी, आपको पता है कितने पैसे खर्च हुए, कितने दिन लगे, ये सब लास्ट लेक्चर में मैंने एक बार बताया भी था शायद, है ना। फिर संविधान का स्रोत सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुत सारे देशों से, जैसे होता क्या है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं जनरली जब मार्केट में ख़रीदारी करने जाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही दुकान से सारी सामानें या सारा सब कुछ खरीद ले, है ना। हो सकता है आपको किसी ऐसे पप्पू जनरल स्टोर से आपको वहाँ पर क्या होता है, चावल लगे हुए अच्छा मिलता हो, है ना। फिर हो सकता है कल्लू मतलब जनरल स्टोर जहाँ से आपको क्या होता है ऐसे मतलब मसाले वगैरह अच्छे मिलते हो, है ना। वह फिर ऐसे लल्लू जनरल स्टोर हो जहाँ पर क्या होता है आपको क्या होता है पैकेट वाले सामान ज़्यादा अच्छा मिलते हो, आपके मन के मिल जाते हो, है ना। तो ऐसे क्या होता है, तो सारी चीज़ें आप अलग अलग से लेंगे ना, तो वैसे ही क्या होगा, ऐसा तो है नहीं कि हर जगह पे एक ही जगह पे सारी चीज़ें मतलब सारे अच्छी ही मिल जाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि संविधान जो जब बनाने का उसकी भूमिका रखी जाती है, उसके बारे में सोचना चालू करते हैं, तो लोग सोचते हैं कि पूरे विश्व में जहाँ भी अच्छे रूल्स या रेगुलेशंस है उसको क्या करेंगे, हम धीरे धीरे अपने संविधान में शामिल करेंगे। और ये चीज़ क्या होगी, ये प्रक्रिया एक दिन में तो होगी नहीं, बहुत टाइम लगेगा, है ना, सालों लग जाते हैं ऐसी चीज़ों को करने में। अच्छा, वो चीज़ वहाँ से उठा के लाए तो क्या हमारे यहाँ ये चीज़ मतलब वैलिड है ना। क्या वहाँ से ये चीज़ हम अपने समाज में लाएंगे तो क्या हमारी सोसाइटी को, क्या हमारे समाज में ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी, उनके लिए अच्छा होगा। ज़रूरी थोड़ी ना जो अमेरिका में रूल्स अच्छे हो वो हमारे लिए अच्छे हो, है ना। जैसे वहाँ पे अगर लेवन क्या होता है अच्छा है, वो उसको अच्छा मानते हैं, तो क्या हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर क्या इसको एक्सेप्ट करेगा। तो ये बहुत सारी उसमें क्या थी, चुनौतियाँ थी, ये बहुत ढेर सारी उसमें क्या थे, एक तरह से कह सकते हैं चुनौतियाँ संकट दोनों भी थे। जिसको क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, लगातार कई चरणों में उसको क्या किया, उसको डिस्कस करके, बात करके, उनको करके सुलझा के उसका क्या हुआ, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म इसमें संविधान में शामिल किया गया है। तो कौन कौन से देशों से कौन कौन सा मटेरियल या माल या फिर कह सकते हो कौन कौन से अधिकार या कौन कौन से रूल्स जो है लिए गए हैं, यही हम आपको संविधान स्रोत में बताने वाले हैं। ठीक है, बस आप क्या करिए, चैनल को देखते रहिए, आराम से जुड़े रहिए। जो भी बच्चे इस तैयारी में नए हैं कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे देखिए आप इसको। एक तरह से ये हमारा जो बैच है इसको फाउंडेशन बैच तरह समझिए कि धीरे धीरे आपको चीज़ों को पहले एक आधार बनाया जाएगा। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। संविधान का स्रोत सबसे पहला अमेरिका, पावरफुल देश है, यहीं से स्टार्ट करते हैं, है ना। कि अमेरिका में क्या था, क्योंकि हम अक्सर हमारी क्या होती है, जनरलाइज करने की आदत होती है। जब भी हमको कुछ बुरा दिखता है, कुछ भी घटिया दिखता है, तो हम कहते हैं कि यार अपने देश में कोई कमी दिखती है तो हम क्या कहते हैं अमेरिका में ऐसा होता है, अमेरिका में ऐसा होता है, अमेरिका में ऐसा होता है। ठीक है, तो क्या होता है, कभी किसी चीज़ से कोई कंपेयर नहीं होता। ठीक है, हमारा देश अपना देश है, हम अपने हिसाब किताब से रहते हैं, हम अपने कल्चर और अपने क्या संस्कृति को मानते हैं, है ना। वो अपने कल्चर संस्कृति को मानते हैं, तो हमारा उनसे कोई कंपेयर नहीं है। ठीक है, लेकिन हो सकता है वहाँ पर कुछ ऐसी बातें हों, कुछ अच्छी बातें हों, कुछ ऐसे नियम कानून हों जो क्या होंगी बहुत अच्छे हों, जो क्या हो महिला सशक्तिकरण, या हो सकता है बच्चों के अधिकारों के लिए अच्छे हों, जो हो सकता है समाज में क्या हो न्याय व्यवस्था और भली भांति चीज़ों को क्या हो व्याप्त कराने के लिए बहुत अच्छे हों। तो ऐसे ही बहुत सारे कानून और नियम कानून हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अमेरिका के लिए सबसे पहला हमें संविधान स्रोत में अमेरिका से क्या लिया है। पहला था उद्देशिका का विचार। अगर आपने अपना कभी भी कोई एनसीईआरटी की बुक पढ़ी होगी, है ना, हाल ही फिलहाल में आप पढ़ी नहीं होगी, तो खाली उद्देशिका डालेंगे आप उस पर नेट पे, तो एक बड़ा सा ऐसा पेज आपको खोल के जो आएगा देखेंगे, तो उद्देशिका का जो विचार था सबसे पहले वो क्या करेंगे, आपको अमेरिका से मिला था। याद रखिए, क्वेश्चन आएगा उद्देशिका का विचार निम्नलिखित में से किन देशों से लिया गया है। ठीक है, ऐसे सिंपल क्वेश्चन आएगा, तो सबसे पहले आपको याद रखना है उद्देशिका का विचार कहाँ से आया, अमेरिका से आया। ठीक है, नेक्स्ट आता है न्यायिक पुनरावलोकन। अच्छा, एक चीज़ याद रखना कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मोटा मोटा चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अमेरिका या ब्रिटेन से लिया गया है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन क्या था, हमारे पे रूल कर रहा था, उस टाइम पे हमारे पे रूल कर रहा था। यार सीधी सी बात है ना, जो मजदूर क्या होगा किसी जमींदार के यहाँ काम करेगा वो वहीं का चीज़ें कॉपी करेगा ना, कि जाके पड़ोसी के यहाँ से कॉपी करेगा, मैक्सिमम चीज़ें वहीं से कॉपी करेगा। वो जमींदार साहब ऐसे चाय पीते हैं, ओ अच्छा ऐसे कप में पीते हैं, ये चीज़ें खाते हैं, ऐसे सूती वस्त्र, ऐसे कपड़े पहनते हैं, ये एक तरह का जूता पहनते हैं, इस तरह का वो चंदन लगाते हो, तो ऐसी चीज़ें वो क्या करते हैं वहीं से ज़्यादातर वहीं से कॉपी होंगी। तो ऐसे ही था, देखेंगे आप अमेरिका ये सब आसपास में थे, ब्रिटेन ये यूरोप के देश थे, तो ब्रिटेन से और यूरोप अमेरिका से ये सब चीज़ें ज़्यादा क्या की गई थी, हमारे संविधान में अडॉप्ट की गई थी। सबसे पहले मैंने बताया उद्देशिका का विचार। उद्देशिका का विचार जो था वो क्या होता है, जो उसके विचार थे, जो उस चीज़ में क्या है वहाँ की जो
स्टार्ट करने का जो प्रोसेस था, वो जो विचार था, वो हमें अमेरिका से मिला था। अगला आता है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब ये होता है कि ज़रूरी नहीं है एक फ़ैसला किसी चीज़ पे दे दिया गया और आज से 10 को बाद क्या हो वो उस पर सही हो। जैसे कि एग्जाम्पल से आप समझिए, जैसे सबसे पहले जो LGBT का कॉन्सेप्ट था, मतलब जो लेस्बियन और गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, मतलब ये सब थे, इनको हमारा समाज एक्सेप्ट नहीं करता था। पहले क्या होता था, अगर किसी हाल के आसपास अगर पता भी चल जाता था कि इनके अंदर ऐसी कोई चीज़ें हैं या फिर इनके अंदर ये LGBT इस कम्युनिटी से आते हैं, तो वो क्या होता था, उनको शर्मसार होना पड़ता था। कहीं ना कहीं उनकी फैमिली को भी क्या होता था, इस चीज़ से क्या होता था, गुजरना पड़ता था, ठीक है। और लेकिन अभी तब क्या था, वो चीज़ें क्या थी, बहुत ही शर्मनाक हुआ करती थी लोगों के लिए, उनके लिए वो छुपाना पड़ता था। लोग क्या करते थे, बचाते थे इन सब चीज़ों को उजागर होने से। लेकिन अभी आप हाल फिलहाल में अब देखेंगे तो क्या होता है, तो अब लोग क्या करते हैं, बड़े गर्व से बताते हैं कि हम इस कम्युनिटी या इसमें हम या बाइसेक्सुअल हैं, हम लेस्बियन हैं, या हम जो भी हैं ट्रांसजेंडर हैं। वो अब क्या होता है, लोग गर्व से कहते हैं। और हमारे समाज ने धीरे धीरे, अभी बहुत तेज़ी से तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अभी भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे हम अब जानने तो लगे हैं एटलीस्ट, है ना। भले एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक दो कदम, होता नहीं कि एक होता है कि बैठे रहना, एक होता है कदम बढ़ाया तो सही, वैसे क्या वो इस बारे में धीरे धीरे अवेयरनेस फैल रही है। तो उस समय न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या था कि उस समय क्या था कि कुछ रूल्स भी उनके लिए ऐसे बने थे कि लगता था कि इनके खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक फैसला अगर आ गया तो वो हमेशा के लिए ही सर्वमान्य होगा, ऐसा नहीं। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है कि अगर उस फैसले में कमी है तो आज से 10 साल बाद उस फैसले को पुनः उस पर विचार किया जा सकता है और उस पर क्या कर सकता है आदमी, सुप्रीम कोर्ट फिर से क्या कर सकता है, अपने ही फैसले को पलट सकता है, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है, न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब यही होता है कि आपने कोई न्याय दिया, कोई किसी जस्टिस कोई या कोई मतलब जजमेंट दिया, आज से 10 साल 15 साल या कुछ ही सालों बाद आपको उसमें कभी लगी कि नहीं ये सारे डायमेंशंस में, सारे आयामों में क्या होता है, फिट नहीं बैठता है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें कहीं ना कहीं कमी है। तो उसको क्या करेंगे, उस समय क्या करते हैं, दूर किया जा सकता है। और यही प्रोसेस जो होता है इसे बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। आई होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। यार देखो, कहीं भी अगर आप डेमोक्रेसी चाहते हो, कहीं भी डेमोक्रेसी, आई मीन पूरे अर्थ में कहीं भी, इवन सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल या फिर फ़लस्तीन, कहीं भी चाहते हो, तो अगर आप कहीं भी चाहते हो कि आप डेमोक्रेसी चाहते हो, लोकतंत्र चाहते हो, प्रजातंत्र चाहते हो, तो आपको न्यायपालिका को क्या करना होगा, स्वतंत्र रखना ही होगा। इवन आपको न्यायपालिका के साथ साथ और भी एजेंसीज जो होंगी उनको भी स्वतंत्र रखना ही होगा। अगर वो किसी के दबाव में काम करेंगी तो आप जानते हैं कि वो कभी फ्री नहीं हो सकती, चाहे वो CBI, ED हो, है ना, ये सुप्रीम कोर्ट हो या और भी अन्य संस्थाएं हों, जो भी क्या होंगे, अगर सरकार के दबाव में या किसी के भी दबाव में काम करेंगी, है ना, तो वो क्या होंगी, कभी भी स्वतंत्र या फिर अच्छा निष्पक्ष काम नहीं कर सकती। सीधी सी बात है, आपने कोई जजमेंट दिया और उधर से प्रेशर पड़ा, इसको उठा लो, इसी के ऊपर कुछ कार्रवाई करते हो, तो घुमा फिरा के वो कोई ना कोई केस ला के आपके ऊपर ठोकी देंगे और आप फालतू में परेशान होते रहेंगे। अगर वही निष्पक्ष और क्या होता है कि कोई किसी का दबाव नहीं होता, तो वो क्या करता है, अपने हिसाब से काम करता, सच को सामने लाने की कोशिश करता, ठीक है। तो ये क्या होता है, न्यायपालिका अगर स्वतंत्र नहीं होगी तो क्या होगी, बहुत अच्छे लेवल पे क्या होगा, इसको नुकसान होगा। किसको, लोकतंत्र को। लोकतंत्र का मतलब वो क्या हो जाएगा फिर, तब वो क्या हो जाएगा, एक राजतंत्र हो जाएगा, क्योंकि एक ही आदमी का दबाव, एक ही प्रेशर होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, इसे ये समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोगों के साथ न्याय नहीं कर सकते, अगर एक राजा पक्षपाती हो जाएगा तो सोचिए वो प्रजा कितनी दुख में होगी और कितना कष्ट मतलब उसको झेलना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं मूल अधिकार और उपराष्ट्रपति का पद। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो उपराष्ट्रपति का पद है ना, वो अपने यहाँ क्या था, वो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से हम लोगों ने अडॉप्ट किया है, इस पद ही को पूरा। और उसके पहले हम देखते हैं मूल अधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल फिलहाल कोई भी एग्ज़ाम हो, ये हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, है ना, ये सारी या जो पॉइंट्स होते हैं इसको आप स्टार बना लीजिएगा। पहला न्यायिक पुनरावलोकन और ये मूल अधिकार। मूल अधिकार अगर आपने देखा होगा तो आपको जो होगा, स्टार्टिंग में ही जब स्टार्ट होता है तो मूल अधिकार से स्टार्ट होता है ना। तो जो मूल अधिकार होता है वो एक हर आदमी का एक अधिकार होता है, ठीक है, जैसे जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, समानता का अधिकार, ये सारे अधिकार क्या होते हैं, हर एक प्रत्येक नागरिक को इसमें भारत में दिए गए हैं, ठीक है। तो ये जो मूल अधिकार होता है, जो मौलिक अधिकार हर एक व्यक्ति और हर एक नागरिक का होता है अपने किसी भी देश में, वो हमने कहाँ से लिया है, वो अमेरिका से हमने अडॉप्ट किया है, ठीक है। अमेरिका से हमने क्या किया, ग्रहण किया। हमको वहाँ की बात ये अच्छी लगी कि भाई सब में इक्वालिटी है। नहीं तो आप जानते हैं कि भारत समाज का ये एक दुखदाई या फिर एक दुर्भाग्यपूर्ण कह सकते हैं कि ये एक इतिहास रहा है, एक अतीत रहा है कि पहले क्या था
कि पहले क्या था कि जमींदारी थी, सामंतवादी थे, है ना, जमींदार थे, तो लोग में बहुत ऊंच नीच था। आज भी अगर आप गांव देहात में देखते होंगे तो आपके यहाँ के जो हरिजन या फिर आप कह सकते हैं 80 वर्ग के लोग होंगे, अगर आपके यहाँ आसपास बैठते हैं तो वो ज़मीन पे बैठते हैं। वो आज भी जो काफ़ी बूढ़े बूढ़े लोग हो गए, वो आज भी वो चीज़ को अभी भी क्या है अपने अंदर, उनके अंदर वो ऐसा बस गया है कि आज तक निकला नहीं है ना। उनके बर्तन अलग होते हैं, आज भी होते हैं। आप देखेंगे ये चीज़ें अभी भी क्या हैं, बहुत रूरल इलाकों में, बहुत गाँव में अभी भी हैं। इवन अभी भी क्या होता है कि लोग बसते हैं, चाहे वो शहर हो, ये चीज़ें अभी भी छुपी नहीं है। ठीक है, शहर लेवल पे थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन हाल फिलहाल में जिस हिसाब से आप देखते हैं कि सबने राजनीतिक तरीके से सभी महापुरुषों को बांट रखा है, उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि अभी भी जातिगत भेदभाव ये सब चीज़ें हैं। तो ये क्या कह सकते हैं कि जो मूल अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना, जो एक नागरिक का क्या होना चाहिए अधिकार होता है, इक्वालिटी जो लाता है सबके अंदर, वो क्या है हमने अमेरिका से सीखा है। ये बात हमको वहाँ से अच्छी लगी, हमने उठा लिया। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं, वो किराना स्टोर की जहाँ से जो चीज़ अच्छा लगा वो उठा रहे हैं। तो अभी हम क्या है एक स्टोर पर समझ लीजिए हैं, वहाँ से हमने ये चीज़ें अडॉप्ट की। अगला आता है राष्ट्रपति का महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या होता है, कभी कभी आप देख सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो शासन में, जैसे जो राष्ट्रपति जिसको बना दिया, मान लीजिए 5 साल बना दिया और वो तानाशाही करने लगे, उल्टे पुल्टे काम करने लगे, है ना, तो ऐसे लिए क्या होता है कि राष्ट्रपति का महाभियोग जो कानून है ये किससे लिया गया है, अमेरिका से लिया गया, क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति का शासन होता है अपने यहाँ। तो ये भी हमने क्या किया है, राष्ट्रपति का महाभियोग, ये भी हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति पर भी कार्रवाई हो सकती है, उन पे ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है। ये चीज़ हमने कहाँ से लिया है, किससे लिया, अमेरिका से लिया। ठीक है, तो ये दो आपको, मुझे लगता है ये 4-5 पॉइंट जो है अमेरिका के संदर्भ में आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। सेकंड पे आता है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने जिसने हमारे साथ ऊपर क्या हुआ, साल 1.5 साल 2 साल जो भी था, सालों तक क्या किया, राज किया हमारे ऊपर। उससे हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या अपने क्या है रूल बुक में हमने संविधान सभा में क्या क्या चीज़ें ऐड की, ये चीज़ें हम थोड़ा सा बारीकी से देख लेते हैं। पहला, संसदीय शासन प्रणाली, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है, संसदीय शासन प्रणाली, जैसा कि अभी क्या है, हम जानते हैं कि हमारा जो इस समय पूरा स्ट्रक्चर है वो क्या है, संसदीय कार्य प्रणाली के हिसाब से चलता है। जैसे आप जानते हैं कि हमारे यहाँ संसद है, संसद कैसा है, एक तो उच्च सदन है जिसको राज्यसभा कहते हैं, एक निम्न सदन है जिसको लोकसभा कहते हैं, है ना। सदन वाइज चलता है, इसमें सांसद हमारे यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हाल ही फिलहाल में भी क्या चुनाव भी होने वाला है 2024 में, वो सांसदों का ही होने वाला है। ठीक है, तो आप भी क्या करिएगा, आप चुनाव होने वाला है तो सोच समझ के अपने किसी पढ़े लिखे आदमी को, और अच्छा जो हो आपके यहाँ काम वाम करता हो, ऐसे किसी को दे, बड़ा नाम या बड़ा चेहरा देख के किसी भी को, मतलब ऐसे उल्टा फुल्टा आदमी को ना दे दे जो दिखे ही ना। ठीक है, तो आप भी क्या करिएगा, तो ये संसदीय जो प्रणाली है, शासन प्रणाली है, ये हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन से लिया। ठीक है, ये जो आज करंट टाइम पे हमारा जो रन कर रहा है, लोकसभा, राज्यसभा, संसद, ये सब होते हैं ना, सांसद वगैरह, ऐसी जो प्रणाली व्यवस्था बनाई गई थी, हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। नेक्स्ट टाइम आता है विधि का शासन। विधि का शासन मतलब लास्ट में हमने लिया कि जो कानून, जो रूल बुक बना रहे हैं हम इसी के अनुसार, इसी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ ऐसा आ गया तो हम भावात्मक तरीके से या थोड़े से फीलिंग में बह के या थोड़ा सा सेंटी हो गई कोई चीज़ या कोई रूल कुछ भी, मतलब अंडरस्टैंड क्या कर सकते हैं, कोई कदम उठा ले, ऐसा नहीं। हमको क्या करना है, विधि का शासन, जो नियम कानून, जो रूल बुक बनेंगी उसी के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को क्या करना है, चलाना है, रन कराना है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं विधि का शासन। नेक्स्ट आता है मंत्रिमंडल प्रणाली। मतलब आपने देखा ही होगा, जब सरकार बन जाती है तो क्या करते हैं, सारे जो नेता होते हैं, मेन नेता लीडर होते हैं, वो क्या होते हैं, मंत्रिमंडल बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक आदमी प्रॉपर एक सारी चीज़ों को नहीं देख सकता, तो वो क्या करते हैं, अपने कामों को क्या करते हैं, विभागों में बांट देते हैं। आप देखेंगे फला तरह का, है ना, गढ़ा मंत्री, ये मंत्री, नहर मंत्री, है ना, ऐसे 50 मंत्री होते हैं, सड़क मंत्री, है ना, चक्रोट मंत्री, जितने भी होते हैं ऐसे ही आप 100 तरह के मंत्री देखेंगे। खैर कोई काम के होते नहीं, मुझे तो एक आध बार लगता है कि क्या आप बोलो, छोड़ो। फिर क्या होता है कि ये मंत्रिमंडल जो प्रणाली है ना, ये जो व्यवस्था है, इसको कहाँ से लिया गया है, ये हमारा लिया गया है ब्रिटेन से। ठीक है ना, ये ब्रिटेन से हमने अडॉप्ट किया कि भाई अच्छा, ये अच्छा है कि सारे मंत्रियों में काम बांट दो और एक नेता होगा जो क्या करेगा, सबको रेगुलेट करेगा, सबकी काम को नज़र में रखेगा कि हाँ कौन सा काम क्या होता है। नहीं तो एक आदमी कितना काम करेगा, है ना। अगर एक ही आदमी सारा चीज़ करेगा, है ना, तो क्या होगा, बहुत दिक्कत होने वाली है। जैसे आप किसको बोल सकते हैं, हाँ, टोनी कक्कर को देखा होगा, उसके देखिए आप लिरिक्स, म्यूज़िक कंपोज़र, सारी चीज़ वो खुद ही रहता है, तो गाने भी वैसे वाहियात बनाता है। तो वैसे ही सेम आप देख सकते हैं कि मंत्रिमंडल प्रणाली इसी व्यवस्था के अंतर्गत हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है, कि हाँ हमको वो चीज़ वहाँ की अच्छी लगी। नेक्स्ट टाइम आता है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब ये होता है कि आपको एक ही नागरिकता मिलेगी, है ना। एकल नागरिकता जैसे हर राष्ट्र के लिए एक ही नागरिकता, ऐसा नहीं कि आप यहाँ का भी नागरिकता ले लीजिए और जाके कनाडा का भी ले लीजिए, एज लाइक अक्षय कुमार, है ना, उनको शायद कनाडा का भी मिला है, मैंने सुना था। तो उनकी तरह नहीं कि आप क्या करिए, यहाँ का भी रहिए और
वहाँ का भी ले लीजिए। एकल नागरिकता भी एक देश में तो आपकी नागरिकता यहीं की होगी, 50 देश का नागरिकता नहीं कि फिर जब भी कुछ हुआ तो नीरव मोदी की तरह या फिर मेहल चौकसी की तरह क्या करिए यहाँ से भाग के कहीं और चले जाइए, तब तो बहुत आसान हो जाता। 50 देश का अगर नागरिकता मिलती 5 देश की, तो यहाँ से बोरिया बिस्तर लोन लेते और यहाँ से भाग जाते दूसरे देश, वहाँ से लेते तो तीसरे देश से भागते रहते, अच्छा खासा कट जाता। 10-10 साल के हिसाब से 50 साल तो वैसे ही बहुत जी लिया। तो एकल नागरिकता ही होगी, आपको एक राष्ट्र की एक ही नागरिकता दी जाएगी। ये भी हमने निकाल लिया है, ब्रिटेन से लिया है, तो याद रखिए कि ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकल नागरिकता। नेक्स्ट आती है द्विसदनीय प्रणाली। द्विसदनीय प्रणाली का मतलब मैंने आपको बताया था ना, 2 सदन होते हैं, उच्च सदन, निम्न सदन। ये भी क्या होती है ना, जो पहले वो उसको बोलते थे हाउस ऑफ लॉर्ड्स या हाउस ऑफ कॉमन्स करके, ऐसे 2 सदन बोलते थे, वहाँ से हमने कॉपी करके ये क्या बनाया है, लोकसभा और राज्यसभा। इसको बोलते हैं द्विसदनीय प्रणाली, है ना, 2 सदन होते हैं ना, ये तो आपको पता ही कॉमन चीज़ है। विधायी प्रक्रिया और भी सारी जो प्रोसेस होते हैं, ठीक है, जो भी इस काम बनाने के लिए, वो जो रूल रेगुलेशन बनाने के लिए जो आप कहते हैं कि ना कानून पारित किया गया, पहले इस लोकसभा में जाएगा, फिर लोकसभा से राज्यसभा में जाएगा, कैसे उस प्रोसेस को पूरा करते हैं ना, तब जाके कोई कानून बनता है। उस कानून को, उस विधायी प्रोसेस को हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। नेक्स्ट टाइम आता है संसदीय विशेषाधिकार। कुछ चीज़ें विशेषाधिकार होती हैं संसद के लिए, है ना, कि वो संसद अगर कुछ करते हैं तो उनके लिए उनको अलग से वो दिया गया। जब विशेषाधिकार का मतलब बस इतना समझ लीजिए कि कोई किसी आदमी को प्रॉपर एक अलग ही अधिकार दिया गया। जैसे होता नहीं, कहते कि चलो इनकी एक आंख में थोड़ा चोट लगी है, नहीं देख सकते, ब्लाइंड है, तो इनको क्या होता है कि कुछ चीज़ों में वरीयता दी जाएगी, है ना, कि ये लिफ्ट से जाएंगे, इनको ऐसे प्रॉपर एक आदमी इनको मिल जाएगा, है ना, कुछ लिखने के लिए, ऐसे मतलब कुछ विशेषाधिकार, कुछ अलग से ही उनको अगर क्या मिल जाता है, अधिकार मिल जाते हैं, उसको बोलते हैं संसदीय विशेषाधिकार। ये भी हमको ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट आता है परमाधिकार, है ना, कुछ अधिकार होते हैं जो सिर्फ क्या होते हैं, परम अधिकार होता है कि मतलब सबसे हाई क्वालिटी, जो सबसे ऊपर का अधिकार है ना, जो यही जारी कर सकते हैं, वो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन में लिया गया है। तो आई होप आपको आज का वीडियोस थोड़ा सा मतलब हेल्पफुल लगा हो, मीनिंगफुल लगा हो, ठीक है। तो एक बार रीकैप कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया अंतरिम सरकार, याद रखने वाली चीज़ में क्या है, 26 अक्टूबर 1946 अंतरिम सरकार थी, पावर का ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ट्रांसफ़र हो रहा था। तो अभी हम धीरे धीरे सीख रहे थे। फिर बनते हैं कुछ मंत्री और मंत्रालय, जैसे जवाहरलाल नेहरू विदेश मंत्रालय संभालते हैं और राष्ट्रमंडल संबंधी मामलों को देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं वल्लभ भाई पटेल, सूचना एवं प्रसारण तथा गृह मंत्री, ये इनको बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें संभालते हैं, ठीक है। आते हैं सी राजगोपालाचारी, इनको दिया जाता है शिक्षा मंत्रालय, लियाकत अली दिया जाता है इनको वित्त मंत्रालय, और जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि, और अब्दुल रब निस्तर को दिया जाता है रेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि, डॉक्टर CH भाभा को कार खनन एवं शक्ति, बलदेव जी को रक्षा मंत्रालय, ये एग्जाम में पूछा गया है। IIH चंडीगढ़ को दिया गया है वाणिज्य मंत्रालय। और फिर हमने स्टार्ट किया था नया टॉपिक, वो क्या था, संविधान का स्रोत। मैंने थोड़ा सा भूमिका बनाई थी, फिर मैंने बताया था अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है, उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये हमने अमेरिका से लिया था। फिर स्टार्ट करते हैं ग्रेट ब्रिटेन, जिसने हमने मतलब जिसका हम लोग उपनिवेश थे या जिसने हम लोगों को शासन किया। वहाँ से हमने लिया संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार और परमाधिकार लेख। ये सारी चीज़ें हमने क्या किया था, आज देखी हैं, और आई होप आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी समझ में आई होंगी, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल देख रहे हैं, कोई भी देख रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को तो सब्सक्राइब सबसे पहले आप ही देख लीजिए, किया है कि नहीं किया है। अगर कर लिया है तो कोई बात नहीं, आप शेयर का बटन करके अपने ग्रुप में, अपने फेसबुक, इंस्टा, या फिर क्या करते हैं हमारे सपोर्ट के लिए फेसबुक, इंस्टा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी क्या कर सकते हैं, स्टेटस भी लगा सकते हैं, आप कर सकते हैं, जिससे कि हमारा चैनल का हो थोड़ा सा मतलब हमको भी हेल्प मिल जाएगी, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।